शो जो लोग नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और जो कुछ सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, आज का टॉपिक है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर्स कहलाते हैं। और वो आइसोमर्स दो कारणों से होते हैं। एक डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, दैट इज डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। इसके 3 पार्ट हमने पढ़े। कार्बन चेन में डिफरेंस है तो चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर, और अगर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफरेंट है तो पोजीशन आइसोमर। उसके फिर 3 सब पार्ट थे, रिंग चेन आइसोमर, टॉटोमर एंड मेटामर्स। टॉटोमर्स आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट हो 3D में, उसे हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में 2 पार्ट, कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कन्फिगरेशनल था जिसमें परमानेंटली डिफरेंट अरेंजमेंट है, जिसका 2 भाग पढ़े हम लोग, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस, सीन एंटी, जेडई सिस्टम, और ट्रांस में ऑप्टिकल में पढ़ा हमने डेक्स्ट्रोलिवो, और लास्ट क्लास था आरएस सिस्टम से एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को कैसे हम इंडिकेट करते हैं। उस दिन हमने कुछ क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा, आप मिला लेंगे। आज हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, जो अंतिम पार्ट है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, मीन्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर as well as structural formula but different arrangement of atoms or groups in a space due to rotation around molecular axis. This is called conformational isomers, and this phenomenon is called conformational isomerism. रोटेशन के द्वारा डिफरेंट फॉर्म को अचीव कर लेगा। ये डिफिनीशन आपके सामने है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर अल्केन्स और अल्केन के डेरिवेटिव्स में ही होगा। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जहां सिंगल बॉन्ड है वहीं रोटेशन पॉसिबल है। सिंगल बॉन्ड जहां रहेगा वहां रोटेशन हो जाएगा, और उसी में संभव है कि डिफरेंट अरेंजमेंट एटम्स और ग्रुप्स प्राप्त कर ले ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, तो सिर्फ अल्केन्स और अल्केन डेरिवेटिव्स में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड, वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री होता है उसमें। ऐसा जैसा अब मैं आपको दिखा रहा हूं कलम, इस तरह का होता है, वो एक्सियल ओवरलैप से बनता है। ये आपस में रोटेट, अभी मेरा हाथ देख रहे हैं आप, दिख रहा आपको? मेरे दोनों फिंगर सेम साइड में हैं दोनों हाथ के, बट आई कैन रोटेट इट। अपोजिट हो गया, फिर सिमिलर हो गया। इस तरह से जो रोटेशन के द्वारा डिफरेंट अरेंजमेंट को अचीव करता है, ये जो रूप हैं, एक ही कंपाउंड के जो डिफरेंट रूप हैं,
उसे हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मेशंस। और कन्फॉर्मेशंस का ही दूसरा नाम है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप ये बात तो समझ गए कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहाँ होगा, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा, जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा अल्केन्स और अल्केन के डेरिवेटिव में। बाकी डिटेल इसमें लिखा हुआ है, आप ये डिफिनीशन केवल देख लीजिए। द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, different spatial arrangement of atoms or groups in a molecule which can be obtained due to rotation about carbon-carbon bond, rotation about carbon-carbon bond। ध्यान दीजिए बात पर, कार्बन-कार्बन बॉन्ड में ये different spatial arrangement of atoms or groups in a molecule which can be obtained due to rotation about carbon-carbon bond, that is single bond, are called conformations। ये जो अरेंजमेंट है वो कन्फॉर्मेशन है, और ये घटना जो है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, कन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि रोटेशन बिल्कुल फ्री है एकदम कर लेगा, रोटेशन में बॉन्ड में कुछ तो होगा ना, स्ट्रेन, उसको हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। बॉन्ड को एनर्जी होगी तो सीधे वो घूम नहीं जाएगा, कोई चीज घूमता भी है, देखते हैं आप कि साइकिल का धुरी चलता है तो उसमें भी आप तेल डालते हो ना, लुब्रिकेंट कहते हैं उसको, जो फ्रिक्शन कम करता है। तो यहाँ बॉन्ड में फ्रिक्शन होगा तो इसलिए जो फ्रिक्शन रोटेशन को अपोज करेगा, दैट रिक्वायर्स एनर्जी। लेकिन एनर्जी का अमाउंट अगर कम है, नॉर्मली वो मिल जाएगा तो आराम से रोटेट करता रहेगा। जिसमें अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो रोटेट नहीं कर पाएगा, जो जैसा रहेगा उसी रूप में रह जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन वर्ड याद रखिए। टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब अपोजिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स जो इसको रोटेट करने से रोकता है, उस फोर्स का नाम है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन किसी के पास है, बताइए। नहीं सर। है क्वेश्चन? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, इस कन्फॉर्मेशन को हम लोग दिखा कैसे सकते हैं। 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल होता है, तो 3 डायमेंशन में कागज पर उसको बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्शन। 3 डायमेंशनल पिक्चर को 2 डायमेंशनल पेपर पर हम उसका प्रोजेक्शन के द्वारा दिखाते हैं। जैसे कोई पेड़ खड़ा है और उसका फोटो बना लेते हैं कागज पर आप, तो क्या कागज पे पेड़ खड़ा हो जाता है? उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ भी प्रोजेक्शन बनाएंगे। कई तरह के प्रोजेक्शन हैं। शॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, जो अलग अलग लेसन में हम लोग पढ़ते रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स, तो वहाँ पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी हम लोग 2 पढ़ेंगे, शॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। शॉहर्स फार्मूला क्या कहता है, आप जरा सा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है शॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। क्या है इसमें? ये 2 कार्बन हैं, ये जो देख रहे हैं आप, इस 2 स्फीयर, ये 2 कार्बन एटम हैं,
और ये 2 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बोलो कौन सा मॉलिक्यूल हुआ ये मॉलिक्यूल हुआ इथेन। CH3 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 इथेन है। और आप इस CH3 को देखिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके 2 रूप हो सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो मेरे हाथ में, देखो गौर से, यहां जो CH है ये CH ऊपर इस कार्बन से और दूसरे कार्बन से पैरेलल है। दिख रहा आपको पैरेलल? ये पैरेलल है ना, देखो ये पैरेलल दूसरा है ना, कार्बन नहीं दिख रहा है सर। ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है ना, ये एक हुआ। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड अगर दोनों कार्बन के जो CH बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक्लिप्स्ड कहेंगे इसको। क्यों? सोचिए, अगर आप इसको ऊपर से देखना चाहेंगे, कोई आदमी ऊपर चला जाएगा और ऊपर से इसको देखना चाहेगा इस मॉलिक्यूल को, तो उसको CH3 ही दिखाई देगा। दिखाई देगा ना? नीचे वाला जो 3 है CH वो ढक जाएगा, नहीं दिखेगा। एक्लिप्स्ड कहते हैं। और इसको थोड़ा घुमा दो, ऐसे घुमा दो। अब देखो क्या हुआ। अब देखिए ये CH के सामने यहां है CH, क्या इसके पैरेलल में CH है? यहां इस कार्बन जो मेरी तरफ कार्बन है इसमें CH है, इसके सामने यहां CH है? नहीं है। इस दोनों के बीच में तीसरा है। ये देखो कहां है, इस दोनों के बीच में। और ये कहां है? इस दोनों के बीच में। दिख रहा है? इसे कहते हैं स्टैगर्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस। आप जानते हैं ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 120 होगा ना? तो 120। तो पहले ये पैरेलल था, ऊपर वाला CH3, ये 3 CH, नीचे के 3 CH के पैरेलल हैं तो एक्लिप्स्ड हैं, ढक लिए। और इसको अगर 60 डिग्री से घुमा देते हैं तो चला आता है बीच में। इस दोनों के बीच में ये आ गया, इस दोनों के बीच में ये आ गया, इस दोनों के बीच में ये आ गया, तो ये हो गया स्टैगर्ड। 60 डिग्री से घुमा देने पर ये एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड हो जाएगा या स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड हो जाएगा। 60 डिग्री 120 है ना, तो उसका आधा पर 60 पे। ठीक है, ध्यान रहेगा। When the bonds of one carbon and other carbon, the 2 adjacent carbon are parallel to each other, this is called eclipsed. And when they are at maximum distance, जो अधिकतम दूरी संभव हो, then it is called staggered. ठीक है। एडजेसेंट कार्बन के जो बॉन्ड हैं, CH बॉन्ड या CH3 बॉन्ड, जो भी बॉन्ड रहेंगे, अगर वो पैरेलल हैं ये कहलाते हैं एक्लिप्स्ड, और अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं तो ये कहलाते हैं स्टैगर्ड। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? 120 का था 60। मान लो पैरेलल था, यहाँ पर घुमाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 60, और 60 से अगर आगे ले गए फिर तो क्या होगा? इधर से 61, उधर से 59, 58, 57 होते होते फिर 0। एक्लिप्स हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। इसलिए इसको कहते हैं स्टैगर्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस। और इस बीच में जितना पॉसिबल होगा उसे कहेंगे स्क्यू या गाउच। एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में जितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे वो कहलाएंगे स्क्यू या गाउच।
अब आपको बताना है कि कितने पॉसिबल होंगे, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे बताइए। इनफाइनाइट। ये पैरेलल था, एक दूसरे के पैरेलल था, इसको हमने घुमाना शुरू किया तो घुमाते घुमाते हम लगे 60 डिग्री पर, तो हो गया स्टैगर्ड। तो इस 0 से 60 के बीच में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉसिबल हैं। सोचिए अगर हम एक एक डिग्री से घुमाएंगे तो 59 होगा, 1 2 3 4 होते हुए 59 60 में वहीं पहुंच जाएगा फिर स्टैगर्ड पर। अगर हम 0.1 से घुमाएंगे तो 599 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो एक होता है एक्लिप्स्ड, एक होता है स्टैगर्ड, और इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं स्क्यू या गाउच। कोई दिक्कत? तो सोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में इसको कहता है कि ऐसे दिखाओ टिल्टेड लाइन से, टिल्टेड लाइन, ठीक है। टिल्टेड मतलब टेढ़ा, टिल्टेड मतलब टेढ़ा। ये देखिए ये टेढ़ा लाइन, ये ठीक है ना। टिल्टेड लाइन से लिखो कार्बन कार्बन बॉन्ड को। देखिए सोहर्स प्रोजेक्शन, इन दिस प्रोजेक्शन सेंट्रल सीसी बॉन्ड इज ड्रॉन एज ए टिल्टेड स्ट्रेट लाइन। टेढ़ी रेखा ऐसे घुमा के, सीधा नहीं, ऐसे घुमा के, टिल्टेड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इन विच द अपर एंड इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट। ये जो हुआ ना, ये वर्टिकल हुआ, कहता है इसको थोड़ा राइट की ओर डेविएट कर दो, ऐसे घुमा दो, टिल्टेड लाइन हो गया, ये टिल्टेड लाइन हो गया, ठीक है। तो लोअर एंड रिप्रेजेंट्स रेयर कार्बन, रेयर दूर वाला, ये ऐसा दूर वाला जो है वो नीचे, ये वाला कार्बन है दूर वाला, और ये कार्बन जो मेरी तरफ है वो है फ्रंट कार्बन, ठीक है। और 3 बॉन्ड आर शोन इन 3 लाइंस। ये जो लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये CH बॉन्ड का लाइन है, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन दूर वाला है, ये कार्बन जो मेरे सामने है वो कार्बन है। और यहाँ देखिए ये CH और ये CH है ना पैरेलल, ऐसा जैसा हम दिखा रहे थे आपको, ऐसा है ना पैरेलल, ढका हुआ एक दूसरे को, ठीक है। वैसे ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। दिख रहा है आपको? ये पैरेलल है ना, ये और ये पैरेलल है ना, ये 1 1, ये 2 ये 2, ये 3 ये 3। ये हुआ एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको? ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ठीक है, ये एक्लिप्स्ड है। और दूसरा देखिए आगे, सर रियर कार्बन कौन होगा, कैसे बता? स्टैगर्ड फॉर्म दिखाता हूं। ये देखिए दोनों फॉर्म अगल बगल, ये पहला वाला जो लेफ्ट में है वो एक्लिप्स्ड फॉर्म है, और इसको अगर घुमा दिए हम, ऐसे कर दिए, ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड देखो ये अंतर है, पैरेलल है, थोड़ा ही अंतर है 60 से घुमाने पर, ये अभी एक्लिप्स्ड है, घुमा दिए 60 से तो ये स्टैगर्ड हो गया। इसी 2 रूप को यहां दिखाया गया है, ठीक है। ये हुआ एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म। आपने देखा, क्या देखा आपने? ये CH
ये CH पैरेलल हैं, इसमें देखिए ये दोनों CH के बीच में है। एक को हम स्थिर रखे हैं, ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं, एक को फिक्स रखा गया है और दूसरा को घुमा दिया उल्टा, ठीक 60 डिग्री से। देखो यहां पर था ना CH ऊपर में, यहां भी CH ऊपर ही है। यहां जो ये CH ऊपर था वो कहाँ गया, नीचे। ये दोनों चला गया ऊपर, ठीक ऐसे। ऐसा था ना, ऐसा था ना, ये ऐसा था ऊपर में, इसको ऐसे घुमा दिया गया, ये एक्लिप्स स्टैगर्ड हो गया, फिर घुमा देंगे तो स्टैगर्ड से एक्लिप्स हो जाएगा। ये रोटेशन होता रहता है, इसीलिए कहते हैं इसको कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन होता रहे, ठीक है। ये हुआ सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। लेकिन हम लोगों को मेन जो पढ़ना है वो होगा हमारा, क्या होगा अगला, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें कहता है कि एक कार्बन को आप डॉट बनाइए, एक कार्बन को डॉट, ये यहां जो है एक कार्बन है, एक कार्बन को सर्किल है ना, CH3 CH3, तो CH3 CH3 में कहता है एक कार्बन को डॉट और दूसरे को सर्किल। वैसे इसका अपना कन्वेंशन है कि जो कार्बन आपकी तरफ है उसको आप पॉइंट दिखाइए और जो आपसे दूर है उसको सर्किल दिखाइए। इसे माना ऐसा है, ऐसा है, अगर इस कार्बन को जो मेरी तरफ है उसको पॉइंट और जो हमसे दूर है उसको सर्किल दिखाइए, ऐसा माना गया। जो दोनों बराबर है तो कोई अंतर नहीं है, एक को हम बनाते हैं डॉट, एक को सर्किल। इस डॉट से जो 3H जुड़ा हुआ है उसको दिखाते हैं बोल्ड लाइन से, और सर्किल से जो जुड़ा हुआ है उसे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में हम दो कार्बन दिखाते हैं एडजेसेंट कार्बन, एक कार्बन को डॉट, दूसरे कार्बन को सर्किल। जो कार्बन को डॉट दिखाते हैं उसका बॉन्ड दिखाते हैं बोल्ड लाइन, और जो कार्बन सर्किल दिखाते हैं उसको दिखाते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। ये देखो C, ये C से 3H, ये एक CH3 हुआ, ये दूसरा C, इससे भी 3H, ये दूसरा CH3 हुआ, ये हो गया CH3 CH3। एक को कार्बन को डॉट, एक कार्बन को सर्किल। अब यहां जो CH3 CH3 है वो देखिए दूर दूर है, दूर दूर है ना, दूर दूर है। ये जो अभी आपके सामने है ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये फॉर्म स्टैगर्ड है, ठीक है। और जो अगला आएगा अगला जो फॉर्म आएगा वो हो जाएगा, अभी देखिए आपके सामने दूसरा आने वाला है। यहां भी दोनों दिखाया गया है एक साथ आपके समझदारी के लिए। देखो पहला वाले को, पहले को देखिए, ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। इस कार्बन से 3H जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से डॉटेड लाइन से 3H जुड़ा हुआ है। ये दूर दूर हैं, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड। और यहां देखिए इसको एक्चुअली है पैरेलल, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर कर दिया गया, वरना पैरेलल में क्या होता है, एक से दिखता दूसरा दिखता ही नहीं, ऐसा है ये पैरेलल। लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया कि आप समझ सकें इसको। ये फॉर्म है एक्लिप्स्ड, जहां पर देखिए ये जो पहला कार्बन है डॉट वाला, इसका CH
और दूसरा कार्बन सर्किल वाला है, उसका CH एक दूसरे के पैरेलल है। इस फिगर में पैरेलल को हम नहीं दिखा सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा उसको ऐसे है, ऐसे एक ही दिखेगा आपको, लेकिन आपको दिखाने के लिए ऐसे कर दिया गया, थोड़ा दूर कर दिया गया, और वो स्टैगर्ड वाला ऐसे है ना, आ रहा समझ में। ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म, ये है स्टैगर्ड फॉर्म। इसके बीच में बहुत सारे स्क्यू फॉर्म होंगे इनफाइनाइट। 60 से घुमाएंगे, देखो ना 60 से घुमाएंगे, यह H घूमते घूमते यहां आ जाएगा, यह H घूम के, एक को तो फिक्स रखेंगे हम, ये जो सेंटर C है और 3H बोल्ड लाइन है इसको फिक्स रखेंगे। इस सर्किल को हम रोटेट करेंगे, एक को फिक्स रखेंगे ऐसा ही रहेगा, और दूसरे को रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने पर देखिए ध्यान से, ये H घूम के यहाँ आ जाएगा, ये H घूम के यहाँ आ जाएगा, ये H घूम के यहाँ चला जाएगा, और ये स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड हो जाएगा। या उल्टा बोलिए, इसको घुमाएंगे 60 से, तो यह H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा, और ये H यहाँ चला जाएगा। नहीं, 60 से घुमाने पर स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड हो जाएगा। अब इसमें आपकी क्या भूमिका है? आपको यही पूछेगा, अगर कहीं पूछेगा तो दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो सब्जेक्टिव है तो ड्रॉ करने कहेगा, ड्रॉ स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड फॉर्म, और दूसरा पूछेगा व्हिच वन इज मोर स्टेबल। तो आप क्या बताएंगे? स्टैगर्ड। आप तो जानते हैं कि जो नजदीक रहेगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। अति परिचय ते ते होत हैं अरुचि अनादर भाई, मलिया गिर की भीलनी चंदन देत जराई। आपस में भाई बहन भी घर में रहते हैं तो लड़ते रहते हैं ना, लड़ते हैं ना। वही अगर भाई हॉस्टल में चला जाए, बहन हॉस्टल में चली जाए, तो उसे मिलने का कितना मन करता है, कब मिलेंगे, वही बात है यहाँ। जो नजदीक नजदीक रहेगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा तो वो अनस्टेबल होगा, और जो दूर दूर रहेगा उसमें रिपल्सन कम होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। एक ही प्रिंसिपल है, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, एक लाइन याद रखना है, कोई अब एक्सेप्शन नहीं। स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म। वैसे एक दो एक्सेप्शन आएगा, केमिस्ट्री है तो आएगा, डायोल वाले में दिखाएंगे हम आपको, डायोल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर के कारण जब बात होगी तो स्टैगर्ड फॉर्म इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म। इथेन 1,2 डायोल का एग्जाम्पल है, याद रखो, इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल में क्या होता है कि एक्लिप्स्ड फॉर्म में H बॉन्ड बन जाता है, स्टैगर्ड फॉर्म में H बॉन्ड नहीं बन पाता है। सो एक्लिप्स्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन स्टैगर्ड फॉर्म। इथेन 1,2 डायोल, प्लीज कीप इन माइंड, इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप स्टैगर्ड फॉर्म एक्लिप्स्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे हम। कोई दिक्कत है इसमें? बना सकते हैं ना। एक कार्बन को डॉट दिखा देंगे, दूसरे कार्बन को सर्किल बना देंगे, और जो डॉट रहेगा उससे जो एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोल्ड लाइन से, और जो सर्किल है उससे जुड़ा हुआ है उसको डॉटेड लाइन से। जब स्टैगर्ड दिखाएंगे तो 60 डिग्री पर, और जब एक्लिप्स दिखाएंगे तो अगल बगल बना के दिखा देंगे। ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं हम लोग प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, सॉरी प्रोपेन सीधे। ये उसी का डायग्राम है, एनर्जी दिखाया गया है इसमें कि स्टैगर्ड एक्लिप्स्ड के बीच में एनर्जी डिफरेंस 12.5 किलो जूल पर मोल। ये भी महत्वपूर्ण बात हुआ।
कि कितना स्टेबल है। एक्लिप्स्ड फॉर्म का एनर्जी स्टैगर्ड फॉर्म से 12.5 किलो जूल पर मोल अधिक है इथेन में। इथेन में समय अलग अलग होगा, ठीक है। 12.5 किलो जूल पर मोल एक्लिप्स की एनर्जी अधिक है, स्टैगर्ड की कम है। इसीलिए आप जानते हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड फॉर्म। जिसका एनर्जी कम होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये एनर्जी डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ है 12, ये मान लो एक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है। 12.5 किलो जूल देंगे तो स्टैगर्ड से एक्लिप्स्ड हो जाएगा, उतना एनर्जी निकाल देंगे, एक्लिप्स्ड से स्टैगर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन क्या होता है? सॉरी, साइक्लोप्रोपेन नहीं, सीधे प्रोपेन, सॉरी। प्रोपेन हुआ CH3 CH2 CH3 हुआ ना। तो इसमें हम कोई दो ही कार्बन ले सकते हैं। हम दो कार्बन लेंगे तो मान लीजिए ये दोनों कार्बन ले लिया, ये दोनों कार्बन ले लिया। एक कार्बन को हम दिखाएंगे डॉट से यहाँ, और दूसरे कार्बन को सर्किल से। तब देखिए जहां जो हम दिखाए हैं डॉट से CH, इसमें 2H है, CH3 है। इसका देखो, इस कार्बन में 2H है और एक CH3 है। और जो दूसरा है सर्किल वाला, उसमें 3H है। देखिए एक H, दूसरा H, तीसरा H। सर्किल से जुड़े 3H को हम दिखाए हैं डॉटेड लाइन से, और जो सेंट्रल C है उससे जुड़े ग्रुप एटम को दिखाए हैं बोल्ड लाइन से। इसमें 2H है, एक H, दूसरा H, और एक ये CH3 है। देख रहे हैं ना, ये हुआ अगल बगल दिखाया, मतलब एक्लिप्स्ड फॉर्म है। इसको 60 से घुमाओ, ये H घूम के यहाँ आ जाएगा, ये H घूम के यहाँ आ जाएगा, ये H घूम के बीच में जाएगा, यहाँ आ गया ना, ये बीच में देखते हैं यहाँ, और यह H यहाँ आ जाएगा। ये हुआ स्टैगर्ड फॉर्म और ये हो गया एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ लेंगे प्रोपेन को। और प्रोपेन में जो एनर्जी डिफरेंस है नियरली 14 किलो जूल। 14 किलो जूल यहाँ देखिए लिखा हुआ, ये 14। इथेन में था 12.5 किलो जूल का डिफरेंस, और यहाँ कितना है? 14 किलो जूल, ठीक है। मतलब एक्लिप्स्ड फॉर्म का एनर्जी 14 किलो जूल अधिक है स्टैगर्ड फॉर्म से। प्रोपेन का कन्फर्मेशन। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन फटाफट चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। किसी के मन में क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नहीं है आपके पास तो हम चलते हैं ब्यूटेन की ओर। ब्यूटेन की ओर चलेंगे। कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये मिटता नहीं है भाई, क्यों? ऊपर वाला CH3 कैसे हुआ? कैसे हुआ मतलब? कैसे हुआ मतलब? सर कौन सा कार्बन बीच में ये था? है ना वो CH3 CH2 CH3। इस दो कार्बन को हम दिखा रहे हैं यहाँ। ये कार्बन, कौन सा ये सर? सेंट्रल कार्बन है, उसको दिखाए डॉट से, और इस कार्बन को दिखाए सर्किल से। देखिए इस कार्बन से 2H CH3 है ना,
इसका 2H एक CH3 है। ये ऊपर है कि नीचे उसको कोई मतलब नहीं है। इस कार्बन से, इसको हमने यहाँ डॉट से दिखाया है, इसमें 2H है एक CH3 है। इस कार्बन के इस कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टेबल रखते हैं और दूसरा कार्बन जो सर्किल वाला है उसको चेंज करते हैं। ठीक है सर फॉर्मूला जो अच्छा लिखा है लगा? उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मन में हो तो पूछते रहिए, वरना हम चलते हैं अब ब्यूटेन की तरफ। ये है ब्यूटेन, सॉरी ये तो सॉरी ये प्रोपेन का एनर्जी डायग्राम है। स्टैगर्ड एक्लिप्स के बीच का डिफरेंस 14 किलो जूल पर मोल का एनर्जी डायग्राम। ये स्टैगर्ड का एनर्जी 14 किलो जूल कम है एक्लिप्स से, ये इससे तुलना करना है। ये है स्टैगर्ड फॉर्म जो स्टेबल हैं और ये एक्लिप्स फॉर्म है। इस दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस 14 किलो जूल का है। मतलब स्टैगर्ड को 14 किलो जूल एनर्जी देंगे एक्लिप्स्ड हो जाएगा, और एक्लिप्स्ड का एनर्जी निकाल देंगे तो स्टैगर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ये कन्वर्सन दिखा रहा है। इसको एनर्जी दिए तो ये हो गया, एनर्जी निकला तो ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम ब्यूटेन में। ब्यूटेन में क्या होगा? ब्यूटेन होगा CH3 CH2 CH2 CH3 होगा ना। इसमें हम इस दो कार्बन को लेते हैं, कोई रूल नहीं है इसका, हम अपना कन्वेंशन सुविधा के लिए आइडेंटिकल है तो बीच का 2 कार्बन ले लिए। अगर मान लो तुम ये दोनों कार्बन लोगे तो इस कार्बन से 3H रहेगा, इस कार्बन से 2H, एक इथाइल रहेगा। यही बात है। तो सिमेट्रिसिटी के लिए हम ले लिए बीच वाला दोनों की, इधर भी CH2 CH3 इधर भी CH2 CH3। इसका एक कार्बन को हम दिखाएंगे सर्किल से, एक कार्बन दिखाएंगे डॉट से। ये मान लो ये डॉट है कार्बन, इस कार्बन से क्या है, इस डॉट से इसको डॉट बना दिए तो इससे क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल। 1 मिथाइल हुआ, 2 हाइड्रोजन हुआ। दूसरा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इसको बनाएंगे सर्किल, इससे भी 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल। ये दूसरा कार्बन हुआ, इससे भी 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है ना, मिथाइल देखते हैं, ये 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है। अब आप गेस करिए क्या बोलेंगे इसको। 180 पर 2 मिथाइल है, इसको एंटी फॉर्म बोलते हैं, एंटी, जस्ट रिवर्स है एक दूसरे के 180 पर। अब इसको आप गौर करो, इसमें हम इस कार्बन को तो स्थिर करेंगे, जो पॉइंट वाला है इसको फिक्स रखते हैं और सेकेंड को रोटेट करते हैं। इस H को रोटेट करेंगे 60 से, कहाँ आएगा, CH3 के पास आएगा। ये H यहाँ आएगा, ये H बीच में आएगा, ये H, ये CH3 यहाँ आ जाएगा। ये देखिए आप गौर से क्या हुआ है, ये H यहाँ आ गया CH3 के पास, ये H इस H के पास आ गया, और ये CH3 इस H के पास चला गया। ठीक है, ये H आ गया इस CH3 के पास, ये H इस H के पास, और ये CH3 इस H के पास। बोलो क्या दिक्कत? ये 60 से घुमाने पर ऐसा बन गया। अब इसको फिर घुमाओ 60 से, ये H कहाँ जाएगा, यहाँ, ये H यहाँ जाएगा, ध्यान दो ऐसे, ये, और ये H यहाँ आ गया, और ये H कहाँ जाएगा, बीच में, ये H यहाँ से बीच में आ जाएगा, देखिए आ गया बीच में, और ये CH3 यहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा। देखिए गौर से, 60 से घुमाए, ये H घूम के यहाँ आ गया, ये H घूम नीचे चला गया, और ये यहाँ आ गया। इसको एस्क्यू या गॉच कहेंगे। 60 पर है, 60 पर 2 CH3 को हम लेते हैं ना, ये एंटी में था,
ये एक्लिप्स था और ये अगल बगल गया तो गाउच हो गया। नेक्स्ट, इसको फिर 60 से घुमाएंगे हम लोग, देखते रहिए। लैटरिन लग रहा है, कब जाएंगे भैया? कैसे होता है। ये था एक कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है 3 CH3, एक CH3 और सॉरी 2 H। ये है दूसरा कार्बन, इस कार्बन से ऐसे जुड़ा है डॉट से, ये क्या हो जाता है? सर वो इरेजर है। यस सर। ये एक कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इससे जुड़ा है 2 H और एक CH3, और दूसरा ये कार्बन है, ये सर्किल वाला, इससे जुड़ा है मान लो ये CH3, ऐसा H और ऐसा H। ठीक है, ये गाउच है। इस फॉर्म को अब आप 60 डिग्री से घुमाइए, घूम के क्या होगा, ये CH3 से H के पास आएगा, लेकिन हम दिखाएंगे तो अगल बगल, लेकिन ये इसके पीछे रहेगा। ये H इस H के पीछे रहेगा और ये H इस CH3 के पीछे रहेगा। एक कार्बन ये हुआ, इस कार्बन को तो हम स्थिर रखते हैं, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जो दूसरा वाला है, ये CH3 यहां से यहां आ जाएगा, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ये H यहां से यहां चला जाएगा, इसको हम यहां दिखाएंगे, और ये H यहां आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये गाउच या एसक्यू था, ये एक्लिप्स्ड हो गया, CH3H एक्लिप्स्ड है। इसको फिर हम 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। अब बोले क्या होगा, ये H यहां आएगा, यह H यहां आएगा, ये CH3 यहां जाएगा और ये H यहां आएगा। फिर पहला कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 CH3, तो ऐसा ही रहेगा। दूसरा जो कार्बन था, उससे जो ये H जुड़ा हुआ है यहां पर आएगा 60 डिग्री पर, ये यहां H आ जाएगा, ये CH3 यहां आएगा और ये H यहां आ जाएगा। ये भी हुआ एंटी फॉर्म हुआ, ये देखिए CH3 के ठीक अपोजिट CH3 है ना, तो ये हुआ एंटी फॉर्म, इसको एंटी बोलेंगे, इसको एक्लिप्स्ड बोलेंगे और इसको गाउच बोलेंगे। ठीक है, अब फिर इसको हम 60 से घुमाएंगे, क्या होगा, ये H यहाँ H के पास आएगा, ये CH3 H के पास जाएगा और ये H यहाँ आएगा।
ध्यान दो, ये H इस H के पास, ये CH3 इस H के पास, और ये H इस CH3 के पास। हम एक कार्बन को फिक्स रखते हैं, केवल दूसरे को घुमाते हैं। ये H इस H के पैरेलल में आएगा, हम दिखाएंगे बगल में। ये CH3 इस H के पैरेलल में आएगा, और यहाँ का ये H इसके पास आ गया। ये भी एक्लिप्स्ड हुआ, और इसी टाइप का हुआ, देखिए ध्यान से, इसी टाइप का हुआ ये भी। अब इसको हम फिर 60 से घुमा सकते हैं। अब की बार क्या होगा, फिर ये H यहां आएगा, यह H यहां जाएगा, और ये CH3 यहां जाएगा, होगा ना। ये H अभी यहां है, 6 घूम के यहां पर आएगा। ये H अभी इस पर है, 6 यहां आएगा, ये CH3 H के पास यहां जाएगा। पहला कार्बन से ऊपर CH3, बाएं H दाएं H। दूसरा में यह H घूमते हुए यहां आ गया, ये CH3 यहां चला गया, और ये H यहां चला गया। ठीक है, ये भी गाउच फॉर्म है। अगला देखो क्या होगा। अब 61, ये CH3 के पास यहां आएगा ना, ये H के पास, और यह H इस H के पास। पहला कार्बन को हम फिक्स करते हैं, इसे एक CH3 देते हैं, एक H देते हैं। दूसरा कार्बन ये हुआ, ये CH3 पर CH3, ये CH3 पर, ये H इस H पर, और ये H इस H। इसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब आप गौर से देखिए सबको, और मन में क्वेश्चन हो तो पूछिए। इसे बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली मतलब CH3 के पैरेलल में CH3 है, H के पैरेलल में H है। ठीक है, यहां पर CH3 के पैरेलल में H है, CH3 के पैरेलल में H है, और एक H के पैरेलल में H है। ये हुआ एक्लिप्स्ड, ये भी हुआ एक्लिप्स्ड। ठीक है, और ये दोनों हुआ, जो पहला और पांचवा है, ये हुआ गाउच या स्क्यू। इसको बोलेंगे फुल्ली स्टैगर्ड, जिसको एंटी बोलते हैं हम लोग। ये फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये और ये एक्लिप्स्ड, और ये दोनों गाउच या स्क्यू। ठीक है, इन बिटवीन द टू। तो ये आपके सामने बन गया 6 आइसोमर। अब आपको बताना है कि इसमें स्टेबल कौन है। बताइए आप लोग, विच वन इज मोस्ट स्टेबल। कॉमन सेंस की बात है कि जो फुल्ली स्टैगर्ड है, ये दो CH3 ग्रुप इतने दूर दूर हैं 180 पर, मिनिमम रिपल्सन यही होगा ना। ये 3 वाला मोस्ट स्टेबल है। और जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड CH3 पैरेलल है CH3 के, या लीस्ट स्टेबल है, और उसके बीच में ये दोनों आएगा। ये 6 में 4 ही डिफरेंट हैं। देखिए पहला, देख रहे हैं, पहला CH3 बगल में है, और ये पांचवा CH3 बगल में है। पहला पांचवा एक ही है। देखो दूसरा CH3H दो, यहाँ भी CH3H दो है। दूसरा और चौथा भी एक ही है ना। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा और छठा, ये 4 ही डिफरेंट आइसोमर हैं। ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट है वही फिफ्थ है, जो सेकेंड है वही फोर्थ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स्थ, दे आर 4 डिफरेंट आइसोमर्स, जिसमें सिक्स्थ इज मोस्ट, थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, देन फर्स्ट, देन दिस वन सेकेंड, और लिस्ट स्टेबल है ये फोर्थ। थर्ड,
फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब आप इसको मन में अच्छा से देखिए, और कोई सवाल आता है तो हमसे पूछिए। है सवाल? नहीं है, अच्छी बात है। If you have no question, it is good news for me. CH3 के पीछे जहां CH3 है that is fully eclipsed, और CH3 के पीछे अगर H है तो that is only eclipsed बोलते हैं उसको। ठीक, जहां CH3 के पीछे CH3 है वो फुल्ली एक्लिप्स्ड, और जहां CH3 के पीछे H है उसको बोलते हैं केवल एक्लिप्स्ड। ठीक है। अभी इसका डिस्क्रिप्शन है जो हम बता ही दिया आपको। देखते हैं, 1 इज मैक्सिमम स्टैगर्ड, 180 डिग्री है, इसको एंटी बोलते हैं। 3 और 5 सेम है, 2 और 6 सेम है, और फोर्थ को बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड इस डायग्राम में। और इसका आप देखिए, अब इसका भी एनर्जी लेवल वो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ था, उसको पढ़ लेंगे घर पे। ये एनर्जी डायग्राम है, ठीक है, फुल्ली एक्लिप्स्ड का। ये एक्लिप्स्ड का दोनों, और ये एंटी फॉर्म यहां है। एंटी फॉर्म का एनर्जी सबसे कम है, एक्लिप्स्ड का इससे 16 किलो जूल ज्यादा है, और जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है उसका 19 किलो जूल ज्यादा है। ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये 4 हैं। सबसे स्टेबल है एंटी, उसके बाद एसक्यू, उसके बाद एक्लिप्स्ड, और सबसे कम है फुल्ली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स्ड इज मोस्ट अनस्टेबल, एंटी फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, और उसके बीच में एसक्यू हैं और एक्लिप्स्ड है। ठीक है, वही दिखाया गया है, उसी 3 रूप वहां देखे थे, 3 यहाँ पर है। अब आप लोग सवाल पूछिए, इसमें कुछ किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो बोलो। एनी क्वेश्चन टू एनीवन रिगार्डिंग कन्फर्मेशन? आप बात समझ गए क्वेश्चन कि CH3 के पीछे अगर CH3 है तो दैट इज कॉल्ड फुल्ली एक्लिप्स्ड, और CH3 के पीछे अगर H है उसे कहेंगे केवल एक्लिप्स्ड। ठीक है, ठीक, चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम समाप्त करते हैं। आप लोग घर पे एक बार पढ़ लीजिएगा, स्टेबिलिटी से ही क्वेश्चन रहेगा इसमें। कल हम लोग पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन, और उसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा मेरे लिए। आपने कितना सीखा आप जानिए। अगर आप +2 के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बढ़िया से इस लेसन को पढ़ना चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा और बढ़िया क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन इन एनी माइंड? अगर है तो फटाफट बोल दो। किसी के मन में क्वेश्चन है?